अरे कुछ डाउट्स है या आगे बढ़े? सर एक लेवल 3 में क्वेश्चन। कैपेसिटर का पैकेज में हाँ सर। एक मिनट, पैकेज खोल रहे हैं। लेवल 3 पहुंच गए रे, अरे वाह। क्वेश्चन नंबर 16 और 17। हाँ सर, ये डाउट है मुझे भी। देखो, a parallel plate capacitor C with plate of unit area or separation D, ठीक है, filled with liquid of dielectric constant K. The level of the liquid is D by 3 initially. Suppose the liquid level decreases at constant speed. ठीक है, अब यार ये टाइम कांस्टेंट जो है ना, ठीक है, ये टाइम कांस्टेंट अभी हम लोग पढ़े नहीं एक्चुअली। एल आर सर्किट होता है, तो अभी हम लोग पढ़े नहीं है ये टाइम कांस्टेंट, ठीक है, समझ गए? तो ये अभी होगा नहीं, क्योंकि टाइम कांस्टेंट टाउ होता है, टाउ जो होता है आरसी होता है। पता है तुम लोग को? अगर पता है तो बताओ, नहीं तो नहीं सर, नहीं सर, नहीं पता है ना, तो ये कैपेसिटर में आरसी सर्किट आएगा ना, क्योंकि इसमें देखो रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, ठीक है। चलो ये बता देते हैं, वन प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए स्प्रिंग एज शोन। द एरिया ए, in steady state the separation between the plate is this, है ना, and stress distance this, the force constant। तो कुछ नहीं करो, देखो ये हम बता दे रहे, दिख रहा है स्क्रीन? क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है ना? हाँ क्वेश्चन नंबर 17 लेवल 3 का है ना। देखो ये एक प्लेट है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? d, ठीक है। और जब हम एक बैटरी ऐसे लगाते हैं V वोल्ट का या E वोल्ट का जो भी है, और यहाँ पे एक स्प्रिंग ऐसे लगा दिए, तो होता क्या है कि जैसे बैटरी लगाते हैं ये डिस्टेंस घट करके कितना हो जाता है? 0.8 d हो जाता है। तो स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना हो जाता है? 0.2 d। 0.8। अब इस पे फोर्स क्या लगता है? हम लोग पढ़े थे, फोर्स जो होता है क्या होता है? फोर्स बिटवीन प्लेट Q square upon 2 epsilon naught A। बोलो रे, Q स्क्वायर बाई आर इसी को Q स्क्वायर बाई 2 epsilon naught A। 2 एप्सिलॉन नॉट A, ऐसा Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन, सही। और Q जो होता है दैट इज C इनटू V, तो C हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D। D मतलब कितना? 0.8 D, क्योंकि फाइनल सेपरेशन तो इन दोनों प्लेट के बीच कितना है? यही है ना, स्प्रिंग तो खिंच गया, ठीक है। इस Q का वैल्यू यहाँ रख देना, एंड दैट इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू 0.2 d kx, सही। इस Q का वैल्यू यहाँ रख दो, तो फोर्स निकल गया, और फोर्स बराबर kx होता है। x हमारा कितना है? 0.2 d आ जाएगा, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। आगे तो 27 वाले में हिंट दे दीजिए। हाँ सर। 27 वाले में कुशाग्र नहीं है क्या रे आज? कुशाग्र, दिव्यांश है, वैभव नहीं, 27 इसी का, उसमें हिंट दे दीजिए। इसी हाँ का सर, हाँ सर। 7, ठीक है। देखो, 3 conducting sphere A, B and C are shown in this figure, ठीक है, दिखा दिया तुमको फिगर में। तुम्हें बताना है, ठीक है, कहाँ गया रे? 27 ना। The radius ABC are connected the distance of the system। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे अपन, देखो B और C तो एक वायर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो B और C के बीच तो कैपेसिटेंस फॉर्म होगा ही नहीं, अरे हाँ ना? हाँ सर, हाँ सर। तो सिर्फ A और B के क्रॉस कैपेसिटेंस फॉर्म होगा। 3 conducting sphere ABC are from the radius AB and say the AB are connected, A and B are connected by A and B। अब AB कनेक्टेड बोल रहा है, ये BC कनेक्टेड है, ठीक है। ये फिगर गड़बड़ है थोड़ा, तो इसका आंसर बी होना चाहिए। जो क्वेश्चन बोला उसके हिसाब से आंसर बी होना चाहिए। क्या देता है आंसर? सर बी दिया है, बी दिया 27। बी इसमें हाँ सर। तो वही जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके हिसाब से सोचो। ये 3 है ना, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब क्या हुआ, इसको तो हमने जोड़ दिया है वायर से, तो ये तो गायब हो गया पूरा। बस ये और ये कैपेसिटेंस फॉर्म करेगा, इन दोनों के बीच निकालना है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस जो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बी सी, तो इट इज बी माइनस सी। क्या होता है?
अरे क्या होता रे, बी सी बाई बी माइनस सी। अबे सही हाँ है। सर। ये और ये के हाँ बीच सर। ये तो एक ही कंडक्टर बन गया, तो इसका तो कोई मतलब रहा ही नहीं। ये तो एक ही प्लेट हो गया, तो इसका कोई लेना देना नहीं रहा। समझ में आया? तो बी और सी के बीच हाँ सर। कैपेसिटेंस बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी सी बाई बी माइनस सी। बी चलो माइनस। सी माइनस बी या बी माइनस सी जो भी है ना। हाँ सर। चलो बोलो आगे, बोलो जल्दी जल्दी, पढ़ाना भी है रे गधो। 15 ठीक है। A parallel plate air capsule has capacitance C. When it is half filled with dielectric or dielectric, the percentage increase in capacitance. तो कुछ नहीं करना है, कितना बढ़ जाएगा तो इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है। सर मेरा बी आ रहा है। देखो इधर कैपेसिटेंस क्या है इसका, क्या दिया हुआ कैपेसिटेंस सी मान लेते हैं, हाँ तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब हमने इसको आधा भर दिया, आधा भरा ना, हाँ आधा भरा ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, हाँ तो क्या हो जाएगा C1 C2 बाई, ये फाइनल है C1 प्लस C2, वेयर C1 Okay. इज K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D बाई 2 एंड C2 इज K, सॉरी K नहीं रहेगा यहाँ, एप्सिलॉन नॉट A बाई D बाई 2। सही है? right. तो C1 हाँ। हो जाएगा कितना रे, K 5 10 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और C2 हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। यहाँ पुट कर देते तो फाइनल कैपेसिटेंस हो जाएगा 10 एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D बाई 10 प्लस 2 12 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। सही है? एक कट गया, ये हो जाएगा 10 और ये हो गया कितना 6। सही है? ये हो हाँ। गया 3, ये हो गया 5। So C final is 5 epsilon naught A by 3D. तो percentage increase is CF minus C naught by C naught into 100. तो CF हमारा हो गया 5 by 3 minus 1। सही है? by C naught को 1 मान लिए into 100, तो ये हो जाएगा 2 by 3 into 100। सही है रे? तो 100 भागा हाँ। देते तो कितना होता है 33.3, ये हो जाएगा 66.6। 66% का बोलते रे बी। हाँ सर, हाँ बी दी। क्या परसेंटेज निकालना, एक लपड़ मारे शाश्वत गधा। सर मैंने मतलब बी आया था, पर मैंने वो आंसर में थोड़ा गलत देखा। मैंने आंसर में गलत देखा, मतलब आंसर देखने में भी प्रॉब्लम है बे उल्लू। तुम लोग बोलो रे हर्षिता ऋषिबा, अरे और है पैकेज में कुछ? चलो एससी वर्मा बोलो फटाफट, कौन सा क्वेश्चन एससी वर्मा का? देखो दिया हुआ है द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब समझ गया है, वोल्ट पर मीटर में है। ठीक है, एक हमें कैपेसिटर बताना है जिसका चार्ज ये हो, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड? जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक, समझ गया बात? अरे समझ गए रे। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 64 है इसमें देखो क्या है, माइक्रो कूलम कैपेसिटेंस दिया हुआ है, ऑपरेटिंग वोल्टेज दिया हुआ है। सही, एरिया निकालना है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, वोल्ट पर मीटर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एयर जो बर्दाश्त कर सकता है वो इतना है। तो हम क्या करते हैं, एरिया इसका ए मान लेते हैं, डिस्टेंस डी मान लेते हैं, तो कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और क्यू होता है सीवी। ठीक है, हाँ सर। और v क्या, v भी दिया हुआ है। ठीक है, तो v इज इक्वल टू ई इंटू डी, तो d जो हो जाएगा v बाई ई। अब देखो तुम्हें v दिया हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दिया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दिया हुआ 3 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट पर मीटर। सही है? हाँ सर। है ना? तो यहाँ से d निकल गया, q दिया हुआ है तो q हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a बाई डी इंटू वी। अब देखो क्या क्या सर आप कुछ लिख रहे हो? हाँ भाई लिख तो रहा, पूरा कहानी लिख दिया सर रामायण। दिख नहीं रहा। लिखा? सर दिख नहीं रहा। हाँ हाँ सर। अच्छा वो दूसरा पेज खोले हुए थे ना, तो v जो है e इंटू डी होता है। हाँ। तो v हमें पता है, तो d हो जाएगा v बाई ई, और v हमें पता है कि v तो गिवन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू पावर 6 वोल्ट पर मीटर। सही, तो यहाँ पर d का वैल्यू देखो, अब q भी गिवन है, एप्सिलॉन नॉट नोन है, ठीक है, v नोन है, और d का वैल्यू हमें पता है ना, ये d भी नोन है। तो बच गया सिर्फ एरिया निकल जाएगा। हाँ सर। अबे समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। बोलो आगे।
आगे 63 वाला सर, 63 वाला ही। अबे ए कस के बोल बे। सर 63 वाला ही था, वहाँ जहाँ तक कराओ, दो ही आए थे मेरे को तो डाउट, 63 और 64। चलो और किसी को कुछ पूछना है क्या? अरे और किसी को कुछ पूछना है? तनिषा, वैभव, वैभव है नहीं है, दिव्यांश। हाँ सर। ठीक है, तो पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़ना शुरू किए थे और जो छोड़ दिए थे पढ़ते पढ़ते, देखो ये स्क्रीन फ्रस्टम वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। हाँ सर। अरे ये फ्रस्टम हाँ दिखा, सर। इसमें तुम्हें हाँ, बोले सर। थे कैलकुलेट द रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी, है ना। इसमें हमने तुम्हें एक फ्रस्टम दिया था जिसका रेडियस, एक तरफ का रेडियस हमारा था ए और एक तरफ का रेडियस, यहाँ का रेडियस था ए, यहाँ का रेडियस था बी और इस फ्रस्टम का लेंथ था एल। अबे हाँ ना? हाँ सर। हाँ ठीक है, सर। और इसका मटेरियल का रेजिस्टिविटी था रो, और तुम्हें बोले थे कि इन दोनों फेस के क्रॉस जो रेजिस्टेंस आएगा, रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी इज रो, अब कहा था रो एल बाई पाई ए बी, जैसा बोले थे, है ना। किसी का निकला? अरे हाँ, किसका? अरे वाह, किसका निकला रे? अक्षत, वेरी गुड, अक्षत निकल गया है। सर नेट नहीं चल रहा था। चलो देखो अब हम बताएं इसको। ठीक है, तो क्या करेंगे देखो, जिनका नहीं हुआ है वो क्या करो। ठीक है, इसका लेंथ एल दिया हुआ है, तुम क्या करो, मान लो इसके एक एंड से एक्स डिस्टेंस दूर हम हैं, तो यहाँ पर एक ऐसा डिस्क ले लेते हैं, ऐसा डिस्क बनेगा एक छोटा सा। ठीक है, ये छोटा सा एक डिस्क ले लिए जिसका विड्थ क्या है, dx। ठीक है, इस छोटे से डिस्क का रेजिस्टेंस अगर लिखे तो ये हो जाएगा रो एल, एल मतलब dx बाई एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर। अगर हम बोले कि इसका रेडियस r है तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अबे छोटे छोटे डिस्क लेके ही चलेंगे। एक का है ना, दिव्यांश का है, किसका है? सर अक्षत का है, अक्षत का, अक्षत का। मेरा अक्षत का। अक्षत का है। और कोई रे शाश्वत? किसी का नहीं आया, सब गधे, कोई कुछ करा ही नहीं, हराम खोरो। सो dr हो जाएगा रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, ये छोटे से डिस्क का। अब हमें क्या करना है, इस डिस्क का रेडियस निकालना है। तो रेडियस कैसे निकालेगी, इस फ्रस्टम का शेप देखो, इसका साइड व्यू हम दिखाते हैं, ऐसा कुछ है। अगर हम सिर्फ फ्रस्टम का शेप देखें तो यहाँ का रेडियस a है और यहाँ का रेडियस b है और ये लेंथ l है, सही। अब अगर ऐसा है तो यहाँ से x डिस्टेंस दूर हमने एक डिस्क लिया है, यही किया हमने, ये डिस्क लिया है। अगर हम बोले कि ये डिस्टेंस x है और यहाँ पर देखो एक ऐसा हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इस लाइन से हमें क्या पता चलेगा, ठीक है, इस लाइन से क्या क्या पता चल रहा है कि ये दूरी x, ये a है, इसका रेडियस हमने कितना माना r, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दिस इज b माइनस a। देखो तो दिखता है रे, अब ये दिख रहा है क्या लिखे है, हाँ, ज्यादा छोटा हो गया, हाँ, ज्यादा छोटा हो जाए तो बता दियो, क्योंकि पता नहीं चलता ना, तुम लोग मोबाइल में पढ़ते हो रे। नहीं सर। ये हो जाएगा हाँ, b माइनस a, हाँ ठीक सर। है। और अगर ये b माइनस a है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r माइनस a, ठीक है, ये एंगल थीटा। अब तुम इस छोटे से ट्रायंगल को देखो, जो नहीं दिखाई दे बोल देना, बड़ा बड़ा लिखेंगे फिर। ये छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, इसको देखो, और ये जो बड़ा ट्रायंगल बन रहा है इसको देखो, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे सिमिलर ट्रायंगल से b माइनस a बाई एल इज इक्वल टू r माइनस a बाई सही है x। इसका हाँ, सर। tan थीटा, दिस इज tan थीटा, tan थीटा फ्रॉम बिगर ट्रायंगल इज b माइनस a बाई एल, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक l है। और छोटे वाले ट्रायंगल से अगर देखें तो इट इज b r माइनस a बाई x, क्योंकि ये डिस्टेंस x है, सही है। तो यहाँ से लिख देंगे हम r इज इक्वल टू a प्लस b माइनस a बाई एल इंटू x, ये हमारा हो गया r का वैल्यू, ठीक है रे। अरे ठीक है, हाँ सर। हाँ ठीक है। इसके बाद अब ये r जब हमें मिल गया, ठीक है, तो इसके बाद अब हम क्या करते हैं, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, dr बाई dx इज इक्वल टू a का डिफरेंशिएशन 0, ये हो जाएगा b माइनस a बाई एल इंटू dx बाई dx क्या 1। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं dx इज इक्वल टू
L by B minus A into dr। ठीक है, इस रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले में dx को रिप्लेस कर, r को रिप्लेस मत करना। r का वैल्यू यहाँ पुट करोगे ना तो बहुत लंबा इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, सो हाँ सर, ये बहुत बड़ा हो गया। हाँ, तो dr हमारा हो जाएगा रो l मतलब dx बाई पाई आर स्क्वायर। dx का वैल्यू हमने यहाँ से लिख रखा है, यहाँ रख देते हैं, तो dr हो जाएगा रो पाई आर स्क्वायर और dx is l by b minus a, it is l by b minus a into dr और रो l by पाई b minus a into dr by r स्क्वायर। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, बाकी सब चीज तो कांस्टेंट है। रेडियस का वैल्यू कहां से कहां तक, a से b तक। देखो रेडियस यहाँ कितना है, a से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, ये b तक जाएगा ना। ठीक है, a से लेके b तक इसका रेडियस रहेगा, बराबर है। यहाँ पुट कर दो, तो ये जब तुम सॉल्व करोगे तो आ जाएगा रेजिस्टेंस अक्रॉस फेस AB इज रो l बाई पाई इंटू b माइनस a 1 by r square dr is minus 1 by r a to b बराबर है, तो b माइनस a कट जाएगा। हाँ, रो l बाई पाई b माइनस a और ये हो जाएगा 1 बाई a माइनस 1 बाई b, माइनस भी हम लगा दिए, ये हो जाएगा रो l बाई पाई ए बी। ओ दिस इज द आंसर। समझ में आया क्या? देख लो, जिसको नहीं समझ में आया बोल दियो रे। सर हाँ सर, ऐसा क्वेश्चन आप हीट लॉस में भी करवाए थे। हीट लॉस में, थर्मोडायनेमिक्स हीट ट्रांसफर में। हाँ सॉरी सर, हीट ट्रांसफर में। हाँ, ये हीट ट्रांसफर में भी पढ़ना रहता है, क्योंकि थर्मल रेजिस्टेंस जो होता है वो बिल्कुल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जैसा ही रहता है। हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, समझ गए इतना तक? तो ये तो हो गया रेजिस्टेंस निकालने का तरीका। किसी को कोई डाउट है? ये तो समझ गए अलग अलग स्ट्रक्चर का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। आज अपना दूसरा कहानी, अगला कहानी। ठीक है, आगे बढ़ जाए ना, मतलब अगला आगे बढ़ जाए मतलब अपन इंटर करेंगे। ठीक है, किरचॉफ लॉ एंड ओम्स लॉ। ठीक है, तो किरचॉफ लॉ शुरू कर देते हैं कि टाइम खराब करने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, शुरू करें। ठीक है, ये दिखा किरचॉफ लॉ तुमको स्क्रीन पे? हाँ सर। है ना? तो आज अपना रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हम लोग सीख लिए। ठीक है, रो एल बाई ए। ठीक है, रो एल बाई ए मेरे ख्याल से तुमको समझ में आ गया होगा। किसी को कुछ पूछना है? क्योंकि आज अपन नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। अनुष्का बोलो रे। ठीक है, सो किरचॉफ लॉ। अब हम लोग आएंगे एक्चुअल रेजिस्टेंस निकालने, है ना, सर्किट का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो इसमें दो लॉ है, एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ और एक किरचॉफ जंक्शन लॉ। तो पहला किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तुम्हें पता है ये तो ऑलरेडी कैपेसिटर में पढ़े थे कि अगर हम पी पॉइंट से घूम करके इसी पॉइंट पी पे आते हैं, ठीक है, तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? 0। ठीक है, और एक रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? I इंटू आर। ये ओम्स लॉ हम लोग पढ़े, ये ओम्स लॉ तुमको बता दिए ना। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर एक कोई ये सिंबल है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस क्या करता है? ठीक है, बैटरी है ना, रेजिस्टेंस जो है चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में, ठीक है, रेजिस्टेंस बनाता है, मतलब उसको फ्लो करने से रोकता है। तो अगर इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस में करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाता है। जैसे हमने एक रेजिस्टेंस लिया, मान लो ये रेजिस्टेंस है और ये एक बैटरी है। रेजिस्टेंस मतलब तुम इसी तरह से सोचो, ये सिलेंडर हमने लिया था ना, तो ये सिलेंडर क्या हुआ? एक रेजिस्टेंस हुआ और एक बैटरी से हमने इसको जोड़ा था। ठीक है, तो इसमें चार्ज फ्लो करने लगा था, ऐसे ड्रिफ्ट हो रहा था। तो इस सिलेंडर को हम ऐसे ना दिखा करके ऐसे दिखाएंगे और ऐसे दिखाएंगे, मतलब इसका रो एल बाई ए कैलकुलेट किया जा चुका है। समझ में आ? अब देखो, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये क्या हुआ? हायर पोटेंशियल और ये क्या हुआ? लोअर पोटेंशियल। नॉर्मल सिचुएशन में देखो, नॉर्मल सिचुएशन में, ठीक है,
बैटरी से जो करंट फ्लो करता है वो लोअर से हायर फ्लो करता है, ठीक है, करंट ऐसे जा रहा, बट रेजिस्टेंस में करंट हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। समझ में आया क्या? बैटरी में करंट लोअर से हायर जाता है, नॉर्मल सिचुएशन का बात कर रहे हैं जहां पे एक ही बैटरी हो, चार्जिंग डिस्चार्जिंग नहीं हो रहा। तो नॉर्मल सिचुएशन में बैटरी से हमेशा है ना करंट जो है लोअर से हायर जाता है और रेजिस्टेंस में हायर से लोअर जाता है, और रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है दैट इज आई आर। ठीक है, समझ में आया? मतलब इसके में अगर करंट आई फ्लो कर रहा है तो रजिस्टर पोटेंशियल क्या होगा? करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस एंड आर इज द रेजिस्टेंस इटसेल्फ। समझ में आया? और हमेशा करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। अगर करंट इधर जा रहा होता तो ये पॉजिटिव होता और ये नेगेटिव हो जाता। समझ गए? तो किरचॉफ लॉ यही बोलता है कि अगर हम किसी लूप में अगर घूम जाए तो मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट करते, इधर से इधर गए तो पोटेंशियल क्या हुआ? बढ़ा, कितना बड़ा? V, और यहाँ से चलते चलते यहाँ पहुंचे और यहाँ से यहाँ गए तो क्या हुआ? ये V1 क्या हुआ? घटा। सो दिस इज V1। और यहाँ से फिर इधर गए तो और घटा, कितना घटा? और V2। तो V1 प्लस हुआ, V1 माइनस, V2 माइनस, V प्लस हुआ, V2 घटा, V1 घटा और नेट पोटेंशियल ड्रॉप क्या हुआ? 0। ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलता है कि नेट पोटेंशियल ड्रॉप इन ए क्लोज लूप ऑफ ए सर्किट इज ऑलवेज 0। समझ में आया? ठीक है, इसी तरह से एक तो ये किरचॉफ लॉ जो ऑलरेडी हम लोग कैपेसिटर में यूज किए थे, है ना? सर अगर हायर से मतलब लोअर से हायर में चले जाए तो मतलब इसमें प्लस आएगा ना माइनस से? हाँ, अगर तुम ऐसा करते हो कि मान लो ये रेजिस्टेंस है, इसमें करंट आई इधर जा रहा तो ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ। ठीक है, और मान लो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। ठीक है, अब देखो तुम P से Q अगर जाते हो, Q से P जाते हो तो क्या होगा? VQ, हम कहाँ पे हैं? VQ पे, और इधर गए तो क्या हुआ? घटा, माइनस IR, और हम कहाँ पहुंच गए? VP पे। ठीक है, तो VQ माइनस VP क्या हो जाएगा? IR। सही है? अब इसी तरह से अगर हम P से चलते हैं तो हम लिखेंगे VP, अगर हम इधर से इधर जा रहे तो VP, और इधर से इधर गए तो क्या हुआ? बढ़ा, प्लस हो गया, माइनस से प्लस गया तो बढ़ा, इज इक्वल टू कहाँ पहुंच गए? VQ। तो यहाँ से भी हम लिखेंगे VQ माइनस VP इज IR। मतलब तुम इधर से इधर जाओ या इधर से इधर जाओ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दोनों सेम रहेगा। क्लियर है? ठीक है, हाँ, तुम्हारे घूमने ना घूमने से मैथमेटिकल रिलेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी हम लोअर से हायर जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, और पोटेंशियल बढ़ता है तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, और जब भी हम हायर से लोअर जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा और उसको हम लोग निगेटिव लेते हैं। समझ गए? समझ गया? ठीक है, तो ये तो हो गया किरचॉफ लूप रूल। इसके बाद आता है किरचॉफ जंक्शन लॉ। किरचॉफ जंक्शन लॉ देखो क्या हो, ठीक है, कि किसी भी एक जंक्शन पे, ठीक है, एक जंक्शन पे कई सारे तार जुड़े हुए हैं। मान लो ये कोई जंक्शन है तो एक तार इधर से आया, एक तार इधर से आया, एक तार इधर से निकला, एक तार इधर गया, एक तार इधर गया, एक तार इधर गया। तो एक तार से मान लो करंट I1 आ रहा है, इधर से करंट I2 आ रहा है, इधर से मान लो करंट I3 आ रहा है, इधर से करंट I4 आ रहा है, इधर जा रहा है करंट I5, इधर से करंट निकल रहा है I6। तो इसका मतलब इस जंक्शन पे जितना करंट आ रहा है, तो करंट आ रहा है कितना? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, 4 करंट आ रहा है। ठीक है, मतलब 4 जगह से चार्ज आ रहा है, और निकल कितने जगह से रहा है? 2 जगह से। तो जो निकल रहा है वो I5 प्लस I6 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होता, जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज निकलेगा। तो जितना चार्ज निकल रहा है, निकलने वाला 2 है तो 2 को जोड़ेंगे, और जो आ रहा है ये सब, ये हमारा हुआ किरचॉफ जंक्शन लॉ या किरचॉफ नोडल लॉ। इसको नोडल लॉ भी बोलते हैं। समझ में आ? किरचॉफ जंक्शन लॉ या किरचॉफ नोडल लॉ। समझ में आ कि किसी भी जंक्शन पे जितना भी करंट इंटर करेगा उतना ही करंट बाहर निकलेगा। समझ गए? ये तुमको ध्यान रखना है। क्लियर है सर? ये हमेशा वैलिड रहेगा? हमेशा हमेशा। ये जो लॉ है फिजिक्स में एक होता है लॉ,
लॉ समझते हो बे? समझ में आया? लॉ हमेशा वैलिड होता है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोले, जब भी हम लॉ बोलेंगे तो इसका मतलब दैट इज यूनिवर्सलिटी। ठीक है, समझ में आया बात? ठीक है, हाँ सर। तो ये दो लॉ होता है जो तुमको याद रखना है। जैसे ये वाला एक फिगर हमने यहाँ पे बना रखा है दिखाने के लिए कि इस जंक्शन को देखो, इस जंक्शन पे 3 तार है, 1 तार, 2 तार और ये 3 तार। एक जगह से करंट आ रहा है, कितना आ रहा है? आई, और निकल कितना रहा? I2, और इधर से कितना निकल रहा है? I1। तो I मस्ट बी इक्वल टू I2 प्लस I1, ये हमेशा वैलिड है। ठीक है, तो ये तो हो गया किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ जंक्शन। अब आते हैं अपन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, सर्किट के रेजिस्टेंस में आते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जैसे ये हमने फिगर बना रखा ऑलरेडी। हम लोग क्या करते थे, जैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होता था, जैसे ये कैपेसिटेंस है, इसका इक्विवेलेंट निकालना है तो जिस 2 पॉइंट के क्रॉस निकालना होता था, उस 2 पॉइंट के क्रॉस हम बैटरी लेते थे और इस बैटरी को ऐसे जोड़ देते थे, और यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू आता था, यहाँ पे प्लस क्यू आता था, और हम बोलते थे सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्यू बाई वी। ये क्यू क्या होता था? चार्ज पासिंग, है ना, विच पास बाय द बैटरी, बैटरी, और ये क्या था? वोल्टेज ऑफ बैटरी, यही था ना। तो ये सी इक्विवेलेंट बनता था। उसी तरह से जब भी तुमको किसी 2 पॉइंट के क्रॉस रेजिस्टेंस निकालना होगा, ठीक है, तो हमने एक रेजिस्टेंस लिया मान लो। अब मान लो हमें ये रेजिस्टेंस हमारा आर है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू। तो जिस भी ये सर्किट कैसा भी हो, एक रेजिस्टेंस हो, 2 रेजिस्टेंस हो, 1000 रेजिस्टेंस हो, हमेशा वैलिड है ये। ठीक, जिस भी 2 पॉइंट के क्रॉस तुम्हें रेजिस्टेंस निकालना हो, उन दोनों पॉइंट के क्रॉस एक नोन बैटरी लगा देना। जैसे ही बैटरी लगाओगे, इस बैटरी से करंट फ्लो करने लगेगा, और ये करंट माइनस से प्लस ऐसे फ्लो करेगा ना, ये प्लस हो जाएगा। सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? व्हाट इज द करंट व्हिच पासेस V इज इक्वल टू IR? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, इससे I करंट अगर जा रहा है तो V इज इक्वल टू IR लिखेंगे, और यही पोटेंशियल ऑफ बैटरी भी होगा। अरे है ना, तो I इज द करंट व्हिच पासिंग थ्रू द बैटरी। सो I को हम लिख सकते हैं V बाई R। ठीक है, और हम इसको लिख सकते हैं R इज इक्वल टू V बाई I। इसको हम लोग बोलते हैं R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट मतलब हुआ कि P और Q के क्रॉस अगर हमें किसी 2 पॉइंट के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो उन दोनों पॉइंट के क्रॉस हम एक बैटरी लगा देंगे। बैटरी का पोटेंशियल और बैटरी से जो करंट फ्लो करेगा, ठीक है, इन दोनों के रेशियो को हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे। यहाँ पर हम सी इक्विवेलेंट क्या बोलते थे? चार्ज विच पासेस थ्रू द बैटरी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। यहाँ पर आर इक्विवेलेंट क्या बोलेंगे? पोटेंशियल ऑफ द बैटरी एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी। समझ में आया? इन दोनों के रेशियो को हम लोग आर इक्विवेलेंट बोलते हैं। क्लियर है? हाँ समझ गए? एक पहला एग्जांपल लेते हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज, क्योंकि ये समझना जरूरी है, ये आगे तुमको काम आएगा। एक रेजिस्टेंस R1 है और ये एक रेजिस्टेंस R2 है, एक के बाद एक लगा हुआ। अगर रेजिस्टेंस सीरीज में होता है तो दोनों रेजिस्टेंस से सेम करंट फ्लो करता है। जैसे अगर कैपेसिटर सीरीज में होता था तो एक के बाद एक जुड़ा होता था, ठीक है, और चार्ज इक्वल एंड अपोजिट एंड अल्टरनेट होता था। उसी तरह से जब रेजिस्टेंस सीरीज में होता है तो एक के बाद एक जुड़ा रहता है, और सारे सीरीज वाले रेजिस्टेंस में करंट क्या होते हैं? सेम होते हैं। समझ में आया? ठीक है। अब अगर मान लो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, इसके क्रॉस हमें R इक्विवेलेंट निकालना है, तो हम एक बैटरी से इसको जोड़ देंगे, 20 वोल्ट के बैटरी से, और इसको ऐसे लगा देंगे, ये माइनस ये प्लस, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V1 इज इक्वल टू IR1, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V2 इज इक्वल टू IR2। सही है? ठीक है। अब ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, देखो इधर से करंट ऐसे जा रहा है तो ये पॉजिटिव निगेटिव, इस रेजिस्टेंस में करंट यहाँ से इंटर करके इधर निकल रहा है तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव। सही है? हाँ सर। समझ गए? तो अब हम लिखेंगे किरचॉफ जंक्शन लॉ का वोल्टेज लॉ से प्लस V
माइनस V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0 और V इज इक्वल टू V1 मीन्स I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 है ना, सही है? अरे है ना, ये गलत इधर लिख दिए हैं, सही है ये। और यहाँ से हम बोल सकते हैं V बाई I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 दिस इज R इक्विवेलेंट, ठीक है, क्योंकि V इज द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी एंड I इज द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द बैटरी, ठीक है। सो V बाई I हमारा हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो व्हेन रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, R equivalent is given by R1 plus R2। क्लियर है रे? यस सर। चलो रे, ये समझ में आ गया क्या? रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। यस सर। यस पैरेलल अभी बताए कहाँ रे हराम करो। सर वो पहले से आता है ना थोड़ा सा। हाँ कैपेसिटर जैसा ही है बट थोड़ा सा कहानी अलग है, ठीक है। अब देखो, हाँ सर। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, पैरेलल मतलब होता है कि एक के बाद एक जुड़ा हो, पहला चीज। दूसरा, ठीक है, कि ये जैसे रेजिस्टेंस है, मान लो दो रेजिस्टेंस, अब तो बैटरी बना, ये रेजिस्टेंस R1 है और ये रेजिस्टेंस R2। पैरेलल में तब होता है जब इन दोनों का एक एक टर्मिनल एक साथ जुड़ा हो, ठीक है। सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने से पैरेलल नहीं होता, समझ में आ? इन दोनों का ये टर्मिनल एक साथ जुड़ा होना जरूरी। अब हम क्या करते हैं कि अगर मान लो ये P पॉइंट और ये Q पॉइंट के क्रॉस इक्विवेलेंट निकालना है तो हम एक बैटरी से इसको जोड़ देते हैं। एक बैटरी से हम इसको V वोल्ट के बैटरी से अगर हम इसको ऐसा जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये देखो, इधर से करंट आ गया, ये माइनस ये प्लस, ठीक है। अब ये माइनस प्लस है और मान लो करंट आई आ रहा, यहाँ तक आई आया, यहाँ से कितना करंट गया I1, इधर से कितना गया I2 जाएगा। I2। तो इस जंक्शन पे हम क्या बोलेंगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इतना आ रहा उतना जा रहा, ये पहला रिलेशन, ठीक है। अब एक बार हम ऊपर से घूमते हैं और हम लिखेंगे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V बाई I। दिस इज इक्वल टू V बाई I मतलब I1 प्लस I2, यही होगा ना, I बराबर I1 प्लस I2 भी है, सही। हाँ तो हम एक, ठीक है, क्लोज लूप में घूमते हैं। जब हम ये क्लोज लूप में घूमेंगे, कौन से लूप में घूमे, ऊपर से चलते हैं, इसे देखो लाल रंग से बना रहे लूप, इस लूप में घूम रहे हैं, ठीक है, ये वाला लूप, समझ में आया। तो हम लिखेंगे यहाँ से चल रहे इधर तो क्या हो जाएगा प्लस V, ये हुआ। इधर से इधर गए तो क्या हुआ, कितना घटा रहे पोटेंशियल, माइनस I1R इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ से ऐसे घूम के हम इधर से जब ऐसे आए तो नेट उसी पोटेंशियल पहुंच गया, नेट ड्रॉप क्या हुआ 0। सो यहाँ से लिखेंगे I इज इक्वल टू V बाई R1, सही है। हाँ इसी तरह से अगर हम एक इस लूप से, हरे वाले लूप से ऐसे गुजरे, ये भी एक लूप है, तो हमारा इक्वेशन बनेगा प्लस V माइनस I2R2 और I2 इज इक्वल टू V बाई R2, सही है। अब तुम क्या करो कि तुम्हें पता है R इक्विवेलेंट क्या होता है, तो R इक्विवेलेंट कैन बी रिटन एज V बाई I1, I1 मतलब V बाई R2 प्लस V बाई R1। अब सही I1 R2 कितना रख दो, दिस इज इक्वल टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2 और वी कैन से 1 by R equivalent is 1 by R1 plus 1 by R2। मतलब जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है तो उसका इक्विवेलेंट 1 by R इक्विवेलेंट इज 1 by R1 प्लस 1 by R2 होता है। क्लियर है? हाँ। तो दो चीज पढ़े, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब इसमें एक लॉजिक समझते हैं, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक। जैसे हमने लिखा था, ठीक है, कि C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q बाई V या Q इज इक्वल टू CV, ऐसा हम लोग पढ़े थे। इफ, है ना, इसमें तुम्हें एक लॉजिक बताएंगे, इफ V, यही पढ़े थे ना, अरे ये पढ़े थे ना कैपेसिटर में, उसी से रिलेट कर देते हैं। इफ V इज इक्वल टू 0,
V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर किसी कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, ठीक है, तो क्या हम लोग किए कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो इसका मतलब कि Q क्या रहेगा? 0 रहेगा। अगर V 0 है तो Q भी 0 रहेगा। 0 ठीक है, V मतलब दिस V मतलब पोटेंशियल ऑफ बैटरी डिफरेंस है ना, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो Q 0 रहेगा। तो C का वैल्यू हम चाहे तो C को हटा देते थे और हम चाहे तो C को इनफाइनाइट बना देते थे। ठीक है, या तो हम कैपेसिटर को वहां से हटा करके वायर लगा देते थे या सर्किट को ओपन कर देते थे और इक्विवेलेंट निकाल लेते थे, ऐसे ही करते थे ना, याद है? ठीक है, मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो कैपेसिटेंस C हो, 0 हो, इनफाइनाइट हो, नहीं हो, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, V इज ऑल्सो इक्वल टू IR। अब यहाँ पर इसी लॉजिक को हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर V क्या है? V इज इक्वल टू IR। अब यहाँ पर देखो, इफ, ठीक है, पहला केस, इफ V इज इक्वल टू 0, ठीक है, V 0 है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। ठीक है, अगर V 0 है तो दो चीज हो सकता है। पहला, इसका पहला केस हो सकता है I इज इक्वल टू 0 और दूसरा केस हो सकता है R इज इक्वल टू 0। ये होगा V 0 कब होगा? या तो I 0 होगा या R 0 होगा। समझ गया? हाँ अरे है ना? हाँ सर, हाँ सर। दिस और दिस, V 0 होने का दो तरीका, या तो करंट ही 0 हो या रेजिस्टेंस 0। ठीक है, समझ गया? रेजिस्टेंस 0 मतलब नेग्लिजिबल हो, सुपर कंडक्टर तो हो नहीं सकता। ठीक है, इफ I इज 0, देखो V तो 0 है ही, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच 0 है, बट पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने का रीजन क्या है? I 0। ठीक है, अगर I 0 है, ठीक है, इसका मतलब कि रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ R। ठीक है, क्योंकि I 0 है और V 0 है। अगर ये दोनों 0 है तो R का वैल्यू 2R रखे, 3R रखे, 0 रखे, इनफाइनाइट रखे, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में, मतलब इसमें दो कंडीशन समझना है, समझ गए? कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो रहा है, ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो रहा है तो उसका 0 होने का दो रीजन पॉसिबल है, या तो करंट 0 हो या R इक्विवेलेंट 0। ठीक है, अगर करंट 0 है तो R का वैल्यू, ये जो R है यहाँ पे, जिन दो पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है उसके बीच जो R है उसको तुम जो चाहो वो यूज कर सकते हो। R का वैल्यू तुम 0 मन करे 0 कर देना, 0 करना मतलब वायर से शॉर्ट कर दो, या तो तुम्हें मन करता उस रेजिस्टेंस को उखाड़ के फेंक दो, तो इसका मतलब R इनफाइनाइट हो गया, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, R इक्विवेलेंट सेम रहेगा। समझ में आया? अरे समझ में आया? हाँ सर। क्लियर है? दूसरा चीज, ठीक है, समझ में आया क्या? I अगर 0 है, V 0 है, तो R का वैल्यू हम R रख के, 0 रख के, 2R रख के, 8R रख के, इनफाइनाइट रख के, R इक्विवेलेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मन करेगा तो रेजिस्टेंस शॉर्ट कर देंगे और मन करेगा तो इस रेजिस्टेंस को ओपन कर देंगे। किसको? जिससे करंट 0 फ्लो कर रहा है और जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 है। समझ में आया? ठीक है ना। सेकंड थिंग, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने का दूसरा रीजन है कि R 0 होना, मतलब रेजिस्टेंस नहीं। ठीक है, अब रेजिस्टेंस नहीं है, समझ रहे बात? ठीक है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 तब भी हो सकता है ना जब रेजिस्टेंस ही ना हो। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस नहीं है और तब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो रहा है तो इसमें फिर दो केस होता है, ए कि आइदर I इज ऑल्सो 0 या B I इज नॉट इक्वल टू 0। दो केस बनेगा इसमें। ठीक है भाई, R 0 और V भी 0 है, तो अब देखना है कि I 0 है या नहीं। मतलब जिस दो पॉइंट के क्रॉस, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जिस दो पॉइंट के क्रॉस रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं, अगर उस दोनों पॉइंट के क्रॉस रेजिस्टेंस 0 है
और पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 है, क्योंकि रेजिस्टेंस 0 है तो ऑब्वियस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। ठीक है, तो उन दोनों पॉइंट के क्रॉस दो केस हो सकता है, या तो करंट 0 होगा या करंट 0 नहीं हो। ठीक है, अगर करंट 0 है तो ये ऊपर वाला ही कंडीशन हो गया कि I 0 है तो R का वैल्यू 0 रहे, इनफाइनाइट रहे, 2R रहे, 3R रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में R इक्विवेलेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये वाला केस हो जाएगा, समझ गए, इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल R। बट अगर R 0 है और I 0 नहीं है तो तुम उस जंक्शन को ओपन नहीं कर सकते। समझ में आया? जैसे दो पॉइंट है मान लो, और इन दोनों पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है बट करंट 0 नहीं है, तो तुम इसको हटा नहीं सकते। समझ में आया? ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ R, अगर I 0 है तो उन दोनों पॉइंट से वायर जो है या रेजिस्टेंस जो है उसको तुम हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर R 0 है और I 0 नहीं है, रेजिस्टेंस तो 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 है, बस उस जंक्शन से या उस पॉइंट से करंट फ्लो अगर कर रहा है, उन दोनों पॉइंट के बीच अगर करंट फ्लो कर रहा है, तो उस कंडीशन में इस दोनों पॉइंट के क्रॉस तुम वायर को हटा नहीं सकते। अब ये समझ में नहीं आया होगा तुमको, तो ये तुमको हम एक एक करके समझाएंगे। यहाँ तक थोड़ा बहुत समझ में आया? क्या बोले? कहो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। एग्जाम्पल तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये तुमको आगे सर्किट में काम आता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन हम लेते हैं और ये लॉजिक सब धीरे धीरे करके तुमको समझाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जैसे हमारा ये वाला, तो ये क्वेश्चन तो तुम लोग कई बार करे हो इक्विवेलेंट कैपेसिटर में। इसको क्या बोलते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज। याद आया? यस सर। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। तो तुम्हें सॉल्व करके बता इसको कैसे सोचना है। पहला तरीका क्या है? ठीक है, पहला तरीके सॉल्व करते हैं अपन बेसिक तरीके से, इसको हम 2-3 तरीके से तुम्हें सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है, ये स्क्रीन दिख रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अगर हमें ए और बी के क्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है तो इन दोनों पॉइंट के क्रॉस एक V वोल्ट का, ये सबसे बड़ा तरीका ले लेते हैं ना, सबसे बड़ा तरीका मानते हैं। ये माइनस ये प्लस, इसको सिखा रहे हैं तुमको। ठीक है, ये कैलकुलेट नहीं करना, इसका आंसर RAB इज R, आंसर तो R है, बट करना क्या ये देखो, इधर से करंट गया I, इस जंक्शन से करंट आया I, कुछ करंट I1 इधर चला गया और कुछ करंट I2 इधर चला गया। मान लें कुछ करंट I1 ऊपर गया, कुछ करंट I2 नीचे आया। इधर से कितना करंट निकला? I3, इधर से कितना करंट निकला? I4, और ये जुड़ के कितना हो गया? I। तो इस जंक्शन पे हमारा एक इक्वेशन बनेगा, I बराबर I1 प्लस I2। ठीक है, और यहाँ पर हमारा बनेगा I इज इक्वल I3 प्लस I4 प्लस I3 प्लस I4। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, यहाँ पर भी एक जंक्शन है, इस जंक्शन को देखो, इस जंक्शन को अगर तुम देखोगे तो इधर से करंट आ रहा है I1, ठीक है, इधर कितना जा रहा है I3, तो बाकी करंट कितना गया? I1 माइनस I3, तो इधर से चला जाएगा। इधर से करंट आ रहा है I1 माइनस I3, और इधर से आ रहा है कितना? I2। यहाँ पर जो करंट जा रहा है I4 मस्ट बी इक्वल टू I2 प्लस I1 माइनस I3। ये जंक्शन हो गया, यहाँ का जंक्शन के लिए वैलिड रहेगा और यहाँ के जंक्शन के लिए वैलिड। तो इस रिलेशन को अगर तुम देखो तो ये क्या है? I4 प्लस I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। एक्चुअल में ये यही वाला इक्वेशन है, है ना? तो इस इक्वेशन का कोई लेना देना नहीं। ठीक है, समझ गए? क्योंकि ये दोनों से तुमको मिला के यही दो इक्वेशन मिलेगा। तो हमारे पास समझ गए, ये इसको मिटा देना। अब ये 4 इक्वेशन तुम्हारे पास 5 कितना है? 2 इक्वेशन बन गया। अननोन कितना है? 5, 1 2 3 4 और 1 I, 5 अननोन है। अब हमें 3 इक्वेशन और बनाना है, तो एक बार हम ऊपर वाले लूप से गुजरते हैं यहाँ से होते हुए, तो एक इक्वेशन बनेगा प्लस V माइनस I1R माइनस I3R इज इक्वल टू 0। सही है? इसी तरह से एक बार हम नीचे से गुजरेंगे तो लिखेंगे V माइनस I2R माइनस I4R इज इक्वल टू 0। एक बार हम बीच से ऐसे गुजरते हैं, ये वाले रास्ते से ऐसे करके,
यहाँ से जाके ऐसे गुजरते हैं, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन बनेगा v माइनस I1R माइनस I1 माइनस I3 इंटू R, क्योंकि जब हम इधर से इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, हायर से लोअर जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी क्योंकि करंट ऐसा जा रहा तो ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये करंट इधर जा रहा प्लस माइनस, सही, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस I4 इंटू R दैट इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारे सामने 5 इक्वेशन आ गया, दिस इज थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये पांचों इक्वेशन जब तुम सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको ईमानदारी से घर पे बैठ के सॉल्व कर लियो रे गधों, ठीक है। तो जो I1 आएगा वो हम लिख देते हैं आंसर, I1 is equal to I2 is equal to I3 is equal to I4 and that is equal to V by 2R आएगा। ये तुम्हारा आंसर आएगा आफ्टर सॉल्विंग। और ये इक्वेशन सॉल्व करना है क्योंकि इससे घबराना नहीं, अभी बहुत कैलकुलेशन है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, हीट लॉस इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेट कराता है, ठीक है। चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, आगे चल के इसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों एक साथ आ जाएगा, समझ गए। आरे शाश्वत बोलो सर, कुछ नहीं, गलती से हो गया। हाँ ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब आर इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे आर इक्विवेलेंट is V by I. V is the potential of the battery and the current which is passing through the battery is I. So this is equal to V by I, मतलब I1 plus I2. So R equivalent means resistance है ना, equivalent कितना हो गया, ये हो जाएगा V by I1 means V by 2R plus V by 2R. This is equal to R. समझ में आया? यस सर। equivalent तो आ रहा ना, बट ये करंट कैसे निकालते हैं इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि आगे हीट लॉस में I2R आएगा तो तुमको ये करंट निकालना ही पड़ेगा। तो अभी इससे घबराना नहीं है करंट निकालने से, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे ये तुम बताएं शॉर्टकट में, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि हमारे लिए जो फिगर बन रहा है ये हमारा फिगर है, जो लॉजिक हम लोग कैपेसिटर में लगाए थे वही लॉजिक हम यहाँ पर भी वैसा ही है। ये सिमेट्री तो ऐसे ही देखेंगे, ये 5 रेजिस्टेंस था और इसका सिमेट्री देखते हैं, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, सारे रेजिस्टेंस एक जैसे। तो अगर तुम देखो तो तुम इधर से अगर देखोगे और इधर से देखोगे तो फिगर बिल्कुल क्या होगा, सिमेट्रिकल, ठीक है। अब इसके ए और बी से पास करते हुए अगर हम एक प्लेन बना दें तो जैसा फिगर ऊपर वैसे ही फिगर नीचे है, मतलब इससे जो करंट जा रहा है इससे भी उतना ही करंट जाएगा। ऊपर का पूरा सर्किट और नीचे का सर्किट इक्विवेलेंट है, इधर से जितना करंट जाएगा उतना ही करंट इधर से भी निकलेगा, क्योंकि इधर से देखते तो आई और आई गया, इधर से देखे तो इधर से आई और आई आना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो करंट आई जा रहा है वो इस जंक्शन पे ये आई जा रहा है, ये आई इधर निकल गया, मतलब इससे करंट क्या हो जाएगा, ये बीच वाले रेजिस्टेंस से करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। तो जैसे ही जीरो पता चला तो तुम क्या करोगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का अगर इस पॉइंट को P बोले और इसको Q बोले तो P और Q के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V क्रॉस PQ इज 0, ठीक है, एंड I क्रॉस PQ इज आल्सो 0। ये वाला कंडीशन आ गया, PQ के क्रॉस वोल्टेज 0, पोटेंशियल डिफरेंस 0 और करंट भी 0, बट रेजिस्टेंस इज नॉट 0 अक्रॉस PQ, है ना। तो इस केस के लिए हम R का वैल्यू कुछ भी रख दें, R का वैल्यू कुछ भी रख दें, मतलब हम इसको ओपन कर सकते हैं, यहाँ से हटा दिए, ठीक है, इसको हटा देंगे तो हमारा सर्किट कैसा बन जाएगा, ये वाला ऐसा स्टेट हो गया। ये R और R कितना हो गया, 2R, ये R और R क्या हो गया, 2R, 2R और 2R कैसे हो गया, पैरेलल में। सो R क्रॉस AB is 2R into 2R divided by 2R plus 2R, पैरेलल में ही होता है, R1 R2 by R1 plus R2 कितना हो जाएगा ये R। या तो हम ये भी कर सकते हैं, जैसे ही ये कंडीशन वेरीफाई हुआ तो हमें पता है कि इस रेजिस्टर से इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। तो हम इसको एक वायर भी बना सकते हैं, ठीक है। यस सर। यहाँ से कोई करंट जा नहीं रहा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 और करंट 0 है, तो हम वायर बना दिए, मतलब रेजिस्टेंस क्या कर दिए 0। तो जैसे ही वायर बनाई ये R और R कितना हो गया, R/2 पैरेलल में आ गया ना। हाँ सर। और ये R और R कितना हो गया, R/2, ये R/2
और ये r/2 कैसे जुड़ गया? सीरीज में तो R इक्विवेलेंट 1 और हाँ समझ गए? R हो गया। तुम्हें जैसे मन करे वैसे सोच सकते हो। क्लियर है? हाँ Yes, सर। sir. सर अगर जंक्शन पे मतलब करंट पूछा होगा तो अपन को उससे ही करना पड़ेगा ना पुरानी वाली। अगर करंट मान लो कभी पूछा कि ये करंट क्या या वो करंट क्या, तो तुमको करंट निकालना पड़ेगा। और करंट निकालने का दो ही तरीका है, वोल्टेज लॉ और एक जंक्शन लॉ, दो ही लॉ बना है। ठीक है, नेट पोटेंशियल ड्रॉप इन ए क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो, किसी भी क्लोज लूप। यस सर। क्लास है रे। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन, चलो अब अगले दिन करें क्या?